हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? कल हम लोगों ने पढ़ा था संविधान का विकास, देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने देखा था कि संवैधानिक विकास कैसे हो रहा है। उसमें क्या देख रहे थे कंपनी के शासन के अधीन संवैधानिक विकास किस तरह हुआ। सबसे पहले 1772 ईस्वी में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। वो क्यों पास हुआ था? कंपनी के शासन पर मतलब जो नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यह एक्ट पारित किया था। देखते हैं इसमें क्या प्रावधान थे। बंगाल के गवर्नर पद को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। उसके अलावा और किया गया कि बम्बे और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। केंद्रीय प्रशासन का आरंभ हुआ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए यह अनिवार्य किया गया कि वह भारत में कंपनी के राजस्व, प्रशासन और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट भेजे। कहाँ? ब्रिटिश संसद को। उसके अलावा 1774 में फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में था बनाया गया था कंपनी का, उसमें सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। उसके अलावा वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का गवर्नर था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, जो पहला था। उसके बाद 1784 ईस्वी में पिट्स एक्ट इंडिया आया। शासन की दोहरी व्यवस्था शुरू की गई। इसमें क्या किया? दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत वाणिज्यिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था लागू की गई। कंपनी के अधीन क्षेत्रों को, जो कंपनी इस पर शासन कर रही थी, उन क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया। क्या कहा गया? ब्रिटिश अधिकृत भारत। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और मजबूत बनाकर कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण बढ़ाया। ये हुआ पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बाद 1814 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित किया गया ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर और अधिकार और नियंत्रण स्थापित करने के लिए। देखते हैं इसके अंदर क्या किया गया था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार चाय और अफीम, क्या? चाय और अफीम के व्यापार को छोड़कर सारे व्यापारिक कार्यों पर एक जो एकाधिकार था कंपनी का, उसको समाप्त कर दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट में ही विज्ञान और शिक्षा को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा शिक्षा के लिए भारतीयों की शिक्षा पर व्यय को बढ़ाया। भारतीयों की शिक्षा पर कितना खर्च किया गया? खर्च करने के लिए लगभग 1 लाख रुपये वार्षिक का प्रावधान किया गया था। कितना? 1 लाख रुपये। इसके ये हुआ 1813 का चार्टर एक्ट। इसके बाद 1833 में चार्टर एक्ट पारित किया गया। तब 1813 के चार्टर एक्ट में जो भी कमियां थीं उनको सुधारने के लिए 1833 में एक चार्टर एक्ट पारित किया गया ब्रिटिश संसद द्वारा। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें क्या हुआ? इसमें केंद्रीकरण की दिशा में पहला कदम बढ़ाया गया था। किसमें? 1833 के चार्टर एक्ट में। मतलब जो प्रशासन था, व्यवस्था था शासन करने का, उसको एक केंद्रीकृत रूप में व्यवस्था की गई। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मैं किसके अंतर्गत? 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को अब किसका? भारत का, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल पद बना दिया गया। इस अधिनियम का एक अन्य नाम सेंट हेलेना। किस अधिनियम को? 1833 के चार्टर एक्ट का ही नाम सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा था? सेंट हेलेना एक्ट। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियों, क्या? कौन सा? विधायी शक्ति मतलब कानून बनाने की शक्ति जो थी,
बम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों से वापस ले लिया गया, मैं समाप्त कर दिया गया। उनके पास नहीं था कानून बनाने की शक्ति। सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया 1833 के चार्टर एक्ट में। किसमें? 1833 के चार्टर एक्ट में सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रस्ताव लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन असफल हुआ। असफल प्रयास किया गया था। कौन सा? असफल। भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए, भारत में शासन करने के लिए एक कानूनों को संहिताबद्ध मतलब इकट्ठा करने के लिए लॉर्ड मैकाले के अधीन एक विधि आयोग बनाया गया। किसके अधीन? लॉर्ड मैकाले। क्या बनाया गया? विधि आयोग का गठन किया गया। चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था। अब आगे देखते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट, इसके अंतर्गत पहली बार गवर्नर की कार्यकारी परिषद, मतलब किसकी? गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की विधायी और प्रशासनिक शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया, अर्थात इसे संसदीय व्यवस्था का आरंभ माना जा सकता है। किसको? 1853 के चार्टर एक्ट को। भारतीयों को प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी 1853 के चार्टर एक्ट में। इसके अलावा केंद्रीय विधान परिषद मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व को शामिल होने की अनुमति दी गई। किसके अंतर्गत? 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। क्या किया गया था इसमें? केंद्रीय विधान परिषद मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार भारतीयों को शामिल होने की अनुमति दी गई। आगे देखते। ये तो था कंपनी के शासन के अधीन संवैधानिक विकास, मतलब 1857 की क्रांति से पहले तक कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा ये सारे अधिनियम पारित किए गए थे। 1857 की क्रांति हुई भारत में, वो एक मील का पत्थर था। उसके बाद कंपनी के शासन का अंत हो गया और ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश भारत पर एकाधिकार मतलब सारे शासन व्यवस्था को अपने नियंत्रण में स्थापित कर लिया। इसके लिए 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। कौन सा? भारत शासन अधिनियम। अठारह ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने भारत पर शासन करने के लिए भारत शासन अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत भारत पर शासन का भार कंपनी से हटाकर ब्रिटिश ताज मतलब महारानी के अंतर्गत कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल जो पद था उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वायसराय। कब किया गया? 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। इसके अलावा भारत के राज्य सचिव और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पद का सृजन किया गया। एक नया पद बनाया गया भारत सचिव का। उसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के शासन के अंतर्गत बनाया गया था पद, इसको समाप्त कर दिया गया तथा दोहरी व्यवस्था का अंत कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जिसको भारत का पहला वायसराय बनाया गया। इसके बाद 1881 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया।
क्या किया गया? 1881 में भारत परिषद अधिनियम। इसके अंतर्गत विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की गई। कब की गई? 1861 में। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भारतीयों को कब शामिल किया गया, तो इसका आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम के अंदर 1861 में विधि निर्माण या कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया था। इसके अलावा विकेंद्रीकरण की शुरुआत भी 1881 की भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत होता है। विधायी शक्तियों को इसके अंतर्गत क्या हुआ, जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों से कानून बनाने का जो अधिकार छीन लिया गया था या समाप्त कर दिया गया था, उनको फिर से बहाल कर दिया गया। किसके अंतर्गत? 1881 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियों को पुनः बहाल कर दिया गया। इसके अलावा पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई तथा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश किसको? वायसराय को। कब किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1881 के अंतर्गत। इसके अलावा बंगाल, पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में विधान परिषदों का गठन किया गया। जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, वहाँ पर विधान परिषदों का गठन किया गया। 1881 के बाद 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। किसमें बढ़ाया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। इसके अलावा भारतीय परिषद के कार्यों का विस्तार किया गया, जैसे कि बजट पर चर्चा करना आदि। 1892 के बाद पुनः 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या बढ़ाई गई। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अंतर्गत ही मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? मुस्लिमों के पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। लगभग प्रत्येक एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। इसके अलावा इसमें विधान परिषदों के सदस्यों की शक्ति का दायरा का विस्तार किया गया, जैसे कि अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। इसके अलावा कार्यकारी परिषदों में जो गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद थी वायसराय के, उसमें भारतीयों को शामिल किया गया, जैसे कि पहले शामिल हुए थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के बाद 1919 में भारतीय परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1909 पारित किया गया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत उत्तरदायी सरकार की शुरुआत की गई। क्या किया गया? उत्तरदायी सरकार की शुरुआत की गई। कब किया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत डायरकी अर्थात द्वैध शासन, क्या द्वैध शासन का आरंभ हुआ। कब हुआ? भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत शुरुआत की गई। इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। इसके अलावा द्वैध शासन का आरंभ हुआ तथा अर्थात इस शासन के विषयों में, शासन करने के जो विषय थे उनको दो भागों में बांटा गया। एक आरक्षित जो वायसराय के अंतर्गत था, एक था हस्तांतरित। आरक्षित और हस्तांतरित।
हस्तांतरित जो था वो प्रांतीय सरकार को दे दिया गया, जो मंत्री की सहायता से लागू किया जाता था, कार्य किया जाता था। इसके अलावा केंद्र स्तर पर द्विसदनीय प्रणाली की शुरुआत हुई, अर्थात 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के अंतर्गत ही केंद्र में द्विसदन की व्यवस्था किया गया। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत ही हुआ था। इसके अलावा भी सिख, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों के लिए भी अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। 1919 के भारत शासन अधिनियम के बाद 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल करके एक अखिल भारतीय संघ बनाया गया या गठन किया गया। कब, किसको मिलाकर? ब्रिटिश भारतीय प्रांत, जिस पर वैसे प्रांत, वैसे या क्षेत्र जो इस पर ब्रिटिश सरकार शासन कर रही थी, और देशी रियासतों, छोटे मोटे जो देशी राजा थे उनके क्षेत्रों को भी मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया। कार्यकारी विषयों को 3 भागों में बांटा गया। संघीय सूची, 3 सूचियाँ बनाई गई थी, एक थी संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। प्रांतीय स्तर पर डायरकी मतलब द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, तथा इसे जो द्वैत शासन था उसे केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया। प्रांतों से हटाकर केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया। प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। प्रांत में द्विसदन की व्यवस्था की गई तथा 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत वंचित वर्गों, महिलाओं, मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। किसके लिए? वंचित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग से पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। पहले किसी से था? मुस्लिमों के लिए किया गया था, सिखों के लिए किया गया था, भारतीय ईसाइयों के लिए कर दिया गया था। इसके अलावा आंग्ल भारतीयों के लिए भी किया गया था। 1935 जो बचे हुए थे 1935 में उनके लिए किया गया, जैसे वंचित वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए। उन्नीस के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही भारतीय रिजर्व बैंक और संघीय न्यायपालिका का गठन किया गया। किसके अंतर्गत? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का तथा संघीय न्यायपालिका का गठन किया गया। उन्नीस के भारत शासन अधिनियम के बाद 1947 में भारत को आज़ादी देने के लिए या स्वतंत्रता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया, जिसे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा जाता है। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पद की समाप्ति हो गई, मतलब अंत कर दिया गया। अब वायसराय और की कोई ज़रूरत नहीं थी, भारत स्वतंत्र होने वाला था, इसीलिए वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पद को समाप्त कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। संविधान के निर्माण के लिए जो संविधान सभा बना था, संविधान के निर्माण तथा उसे अपनाने और अंगीकरण करने की शक्ति दी गई। कौन दिया? ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर भारतीय संविधान सभा को ये शक्ति प्रदान की थी कि वो भारत के लिए संविधान का निर्माण करे, उसे अपनाए और उसे अंगीकरण करे। इसके अलावा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत ही देशी रियासत जो थे, देशी राजा थे,
उनको ये छूट दिया गया कि वो या तो भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में हों या खुद स्वतंत्र रह कर शासन व्यवस्था करें। ये हुआ ब्रिटिश सरकार के अधीन जो भारत पर शासन कर रही थी 1947 तक, जो विभिन्न संवैधानिक विकास हुआ वो था। अब इसके आगे देखते हैं हमारे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसका क्रम विकास देख रहे हैं। उन्नीस 1906 ईस्वी में पहली बार स्वराज की मांग में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था। अर्थात 1906 में पहली बार स्वराज की मांग में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव शामिल किया गया। कब? 1906 में। 1934 ईस्वी में पहली बार एम.एन. राय द्वारा पहली बार स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग को आगे बढ़ाया गया। कब? 1934 में। किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा। 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार आधिकारिक रूप से ऑफिशियली रूप से संविधान सभा की मांग की गई। कब की गई? 1935 में। 1940 में देखते हैं अगस्त प्रस्ताव में, जो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, उसमें संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया था। किसमें? अगस्त प्रस्ताव में, जो 1940 में आया था। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। उसने संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकृति दे दी थी। किसने? 1942 में क्रिप्स मिशन ने स्वीकृति दी थी संविधान सभा के गठन के लिए। लेकिन मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की मांग कर रहा था, वो अपनी जिद पर रहा था कि दो संविधान सभा का निर्माण हो, इसलिए ये असफल हो गया, अस्वीकृत कर दे। मुस्लिम लीग ने इस क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। फिर 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया, तो उसने मुस्लिम लीग की असहमति के बावजूद भी, किसने? कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की असहमति के बावजूद भी संविधान सभा के गठन की रूपरेखा प्रस्तुत की। कब? 1946 ईस्वी में। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, कब? नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर। नौ दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, अस्थायी अध्यक्ष थे वो, अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। इसी बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के सिवान जिले के निवासी थे। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे एक मत से 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत कर लिया गया। कब? 1947 में। उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि हमारे प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना का आधार बना। देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था। उद्देश्य प्रस्ताव में सभी शक्तियों का स्रोत किसे? जनता को में निहित होगा। उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि न्याय की बात की गई। कैसे न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक।
उद्देश्य प्रस्ताव में ही विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई। उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु होगा। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ही शांति और लोक कल्याण को बढ़ावा देने की बात की गई। इसमें ही उद्देश्य प्रस्ताव में ही अल्पसंख्यकों, आदिवासी, वंचित वर्गों के लिए व्यवस्था की गई, अर्थात उनके लिए व्यवस्था की गई कि उनका भी कल्याण हो, जैसे कि आरक्षण की व्यवस्था इसी उद्देश्य प्रस्ताव की ही देन है, जिसे 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत कर लिया गया। फिर 1947 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। इससे संविधान सभा में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। क्या वो परिवर्तन हुए? संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बना दिया गया। किसको? संविधान सभा को। इसे जो संविधान सभा था उसको विधायी निकाय भी बनाया गया। किसको? संविधान सभा को विधायी निकाय, अर्थात कानून बनाने की शक्ति संविधान सभा को दी गई। मतलब हम कह सकते हैं संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी और इसकी पहली अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर ने की थी। कौन किया था? गणेश वासुदेव मावलंकर। तो हम जानते हैं कि भारत की संसद के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। मुस्लिम लीग के सदस्यों पाकिस्तान में शामिल हो चुके कारण संविधान सभा को छोड़कर चले गए, जिससे इनकी संख्या घटकर कितनी हो गई? 299। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 299। कब? 1947 के बाद। नवंबर 1949 मतलब 26 नवंबर 1949 तक हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चलती रही। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान का प्रारूप तैयार हो गया था। प्रारूप तैयार कर उसे पारित किया गया, जिसमें इसमें प्रस्तावना या प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। उसके अलावा 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ शामिल की गई थी। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल अनुच्छेद लगभग क्या एग्जैक्ट अभी प्रेजेंट टाइम में 448 हैं और अनुसूचियाँ 12 हो गई हैं, जो उस समय 300 मूल रूप में 395 थी और अनुसूची 8 थी जब संविधान का निर्माण हुआ था। इसके बाद आगे 26 जनवरी 1950 का डेट बहुत महत्वपूर्ण है। इस तारीख को हमारा देश गणतंत्र बना, अर्थात इसी दिन संविधान लागू हुआ। इस तारीख को संविधान के प्रारंभ की तारीख, लागू होने या अस्तित्व में आने की तारीख कहा गया। इस तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। हम लोग जानते हैं 1929 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसके उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। उसी तारीख को, उसी डेट को यादगार बनाने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब हम लोग देखते हैं संविधान सभा की संरचना। संविधान सभा की संरचना, इसकी कुल संख्या, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। 389 कितनी थी? 389, जिसमें
296 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से थे। कितने? 296 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से थे, जबकि 93 सदस्य देशी रियासतों से थे। कितने थे? 296 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से जो चुन कर आए थे। इसके अलावा देशी रियासत जो थे उनसे भी 93 सदस्य शामिल हुए थे। इसके अलावा देखते हैं आंशिक रूप से नामित तथा आंशिक रूप से निर्वाचित व्यक्ति। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को देशी रियासतों के राजाओं या राज प्रमुखों द्वारा नामित किया गया था, जबकि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधियों को अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से चुना गया था। इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं। इसमें हम देखते हैं भारत के सभी सामाजिक वर्गों के लोग शामिल थे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय। लगभग संविधान सभा में सभी वर्गों को शामिल किया गया था, जिससे कि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो सके, सभी अपने विचार प्रकट करें, जिससे कि संविधान का निर्माण अच्छी तरह से हो। मतलब सबको इसमें भागीदार बनाया गया था। लेकिन एक बात है इसमें देखा जाए, जो हमारे स्वतंत्रता के पुरोधा थे, योद्धा थे, या कुछ भी कर लीजिए, जो हमारे महात्मा थे, महात्मा गांधी, वो इसके सदस्य नहीं थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है संविधान सभा में कौन सदस्य नहीं थे? इसका सही आंसर होता है महात्मा गांधी। कुछ संविधान के निर्माण के लिए बहुत सारे समितियां बनाई गई थी, जिसमें से कुछ बड़ी समितियां थी, कुछ जिसे प्रमुख समितियां कहते हैं, और कुछ छोटी थी। देखते हैं समितियां कौन कौन समितियां थी। जिसमें एक पहली समिति थी संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। उसके अलावा संघीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के ही सचिव BN राव थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। एडवाइजरी और परामर्श समिति थी, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति थी, मतलब संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया क्या हो, किस तरह से चले, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। राज्यों के लिए एक समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। स्टीयरिंग अर्थात संचालन समिति, संविधान सभा के संचालन के लिए एक समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के लिए कुछ छोटी या लघु समितियां थी, जिसमें दो प्रमुख था, एक वित्त और स्टाफ समिति, एक भाषाई प्रांतों से संबंधित समिति। प्रारूप समिति, इन सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। हमारे से टोटल संविधान के निर्माण का जिम्मेवारी प्रारूप समिति को ही थी। देखते हैं प्रारूप समिति में कितने कौन कौन सदस्य थे। प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। उनके अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण सदस्य थे, उनको देखते हैं। इसमें महत्वपूर्ण सदस्य थे NG अयंगर। कौन थे? NG अयंगर, AK अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, T कृष्णा मचारी, TT कृष्णा
माचारी, जो कि डॉक्टर पी खेतान, डीपी खेतान की जगह पर आए थे। डॉक्टर डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। बीएल मित्रा की मृत्यु के पश्चात उनके जगह पर एन माधवराव प्रारूप समिति के सदस्य बने। इनके अलावा एसएम सादुल्ला प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो हम लोग देखते हैं लगभग प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति या संविधान सभा के सचिव बीएन राव थे, जो कि संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे। एडवाइजरी या परामर्श समिति 5 उप समितियाँ थीं। एडवाइजरी और या परामर्श समिति की 5 उप समितियाँ थीं, जिसे देखते हैं मूल अधिकार संबंधित एक उप समिति थी, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी कर रहे थे। अल्पसंख्यक मामलों की एक उप समिति थी, जिसकी अध्यक्षता एससी मुखर्जी ने की थी। कौन किया था? एससी मुखर्जी। उप समिति थी, अल्पसंख्यक मामलों के लिए उप समिति बनी थी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम अपराजित भागों के लिए एक उप समिति बनी थी, जिसकी अध्यक्षता जीडी बारदोलोई ने की थी। कौन किया था? जीडी बारदोलोई। अपराजित और आंशिक रूप से क्षेत्रों के लिए असम क्षेत्र को छोड़कर एक उप समिति बनी थी, जिसकी अध्यक्षता एबी ठक्कर ने किया था। कौन किया था? एबी ठक्कर। इसके अलावा एक 5वीं उप समिति थी, उत्तर पश्चिमी सीमांत जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित। हमारे संविधान का निर्माण विभिन्न समितियों द्वारा किया गया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लेकिन संविधान की कुछ आलोचना भी की जाती है। आलोचना क्यों किया जाता है, देखते हैं कुछ पॉइंट। संविधान सभा को कहा जाता है कि इसमें सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं था। आरंभ में जो संविधान सभा था, वो आरंभ में जब संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुआ था, उस समय वो संप्रभु संस्था नहीं थी। उस समय क्योंकि ये 9 दिसंबर 1946 से ही अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था, इसलिए उस समय भारत को आज़ादी नहीं मिली थी। इसलिए इससे कहा जाता है कि उस समय प्रारंभ में ये संप्रभु संस्था नहीं था। इसके अलावा संविधान तैयार करने में बहुत अधिक समय लगा। संविधान सभा में वर्षाकाल में देखते हैं कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व ज़्यादा था, इसलिए यह कहा जाता है कि इसलिए आलोचना भी की जाती है कि इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था संविधान सभा में। हमारे संविधान सभा में बहुत सारे वकील राजनीतिज्ञ शामिल थे, इसलिए भी आलोचना की जाती है कि इसमें संविधान सभा में राजनीतिज्ञों और वकीलों की अधिक प्रभाव था। और लास्ट में संविधान सभा की आलोचना इसलिए भी की जाती है कि इसमें हिंदुत्व मतलब हिंदू लोगों की संख्या ज़्यादा था, उनका वर्चस्व ज़्यादा था, इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। ये हुआ हमारे संवैधानिक विकास से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण तथ्य। हम आशा करते हैं कि आप लोग ये देखकर या ये समझकर हमारे देश के संविधान के विकास से संबंधित कुछ तथ्य को अपने याद में रखेंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए कुछ तैयार होंगे।